बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया वसीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और सियासत। नाज़रीन, आज हमारे सामने एक सियासी और इस्लामी मंशूर है जो कि डॉक्टर सलीम खां राव साहब का लिखा गया है। इसमें उन्होंने बहुत से शोबा ज़िंदगी के हवाले से पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। उनका एक जो उनकी पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी नेशनल है, उनमें जो मंशूर उन्होंने डिस्कस किया है, जो यहाँ मंशूर वो रखा है, उसके बारे में उनसे बात करेंगे और उनसे उनकी तफसीलात जानेंगे कि जो पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं क्या अमलन भी वैसा होगा। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज आपका मंशूर डिस्कस किया जाएगा, पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी नेशनल जो है आपकी, जिसके आप सदर भी हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर शोबे तालीम को डिस्कस करते हैं। तो सर, जो आपने शोबे तालीम में कहा है कि सारे काम या सारी जो प्रोग्रेस होगी वो एहतियात से होगी, तो सर आपको लगता है कि अवाम आज के दौर में इतनी एहतियात देगी कि आप ये शोबे तालीम का जो सारा पॉइंट्स हैं या जो आपने यहाँ पे लिखा है वो हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए, तालीम इस्लाम में हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है जी, और इतनी लाजिम है कि ख़ा तुम्हें चीन जाना पड़े, और इतनी लाजिम है कि माँ की गोद से कब्र की गोद तक कोई छुट्टी नहीं है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वो फ़र्ज़ है कि जो सबसे ज़्यादा अहम फ़र्ज़ है। ठीक है। नमाज से, रोज़ा से, कुर्बानी से, हज से सबसे ज़्यादा फ़र्ज़, नमाज से भी ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ तालीम है। सर ये बात कुछ समझ में नहीं आई। नहीं आई तो तालीम के बगैर कैसे नमाज पढ़ोगे? नहीं, तालीम वो तो ठीक है, आपकी बात ठीक है कि तालीम होगी तो हमें नमाज का तरीका भी आएगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि सबसे पहले तो नमाज का सवाल किया जाएगा इंसान के मरने के बाद। तो नमाज पढ़ेंगे कैसे? तालीम नहीं होगी तो? अच्छा, मतलब तालीम अगर ज़्यादा सीखी नहीं, ठीक है, तालीम का मतलब है जानना। बिल्कुल। अगर आप जानते ही नहीं नमाज कैसे पढ़नी है तो पढ़ेंगे कैसे? सही है, बिल्कुल ठीक है। तालीम पहले है, सही है। बाकी सब चीज़ें बाद में है। तालीम होगी, तरबियत होगी, तरीक़ा आता होगा किसी काम का तो वो काम होगा, ठीक है, और एहसन तरीक़े से होगा तो फिर वो मंजूर नज़र होगा। तो अगर तालीम नहीं है तो नमाज पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे तो गलत पढ़ेंगे, गलत पढ़ेंगे तो वो कबूल नहीं होगी, बजाय सवाब के गुनाह होगा। इसलिए तालीम सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। बिल्कुल ठीक है सर आपकी। अब हर इंसान को तालीम देनी है, तो इसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये कैसे करना हो कि तालीम 100% हो, पूरी कौम के लिए हो, हर मर्द औरत के लिए हो, बच्चा बच्ची के लिए हो। तो उसमें देखना ये है कि आपके इदारे कितने हैं जो सरकारी इदारे हैं, कितने हैं प्राइवेट इदारे, ठीक है, और कितने और ज़रूरत है और कितने फ़ंड्स चाहिए जी। अब उन फंड्स को अरेंज कैसे करना है, कितना बजट सरकार दे सकती है, कितना बजट हमें और अरेंज करना है, ठीक है। जहाँ तक आपने बात की एहतियात की, तो इस मुल्क में जितने मुखय्यर हजरात हैं जो खैरात करते हैं, ज़कात एहतियात देते हैं, शायद ही किसी मुल्क में हो। अच्छा, लेकिन फिर भी आपको अक्सर यहाँ पे लंगर खाने मिलेंगे, अक्सर आपको लाइनें मिलेंगी कि देखो में लोगों ने पकाया हुआ और वो बांट रहे हैं। ऐसी है। गदागरी वाले प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे जी। वो सारे मुखय्यर हजरात करते हैं। अच्छा। उन्हें और कोई रास्ता नज़र नहीं आता खर्च करने का अल्लाह की राह में। अच्छा। तो वो इस तरह से करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, सवाब तो है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा अफजल और ज़्यादा बड़ा सवाब ये है कि गरीबों को अपने पाँव पे खड़ा करें। बिल्कुल। और वो तालीम से होगा जी। तालीम के साथ, बुनियादी तालीम के साथ फिर हुनर आ जाए तो इंसान कभी भूखा नहीं रहता, बल्कि उसकी नस्लें संवर जाती हैं। ठीक है। तो तालीम सबको देनी है। अब उसके लिए हमें एहतियात से भी फ़ायदा उठाना होगा। हमारी कुर्बानी की खाले हैं, ज़कात को तो हम अलग रखेंगे, और सदक़ात, एहतियात, देखिए इसके लिए कुछ अगर मुखय्यर अज़ात से लोगों को मांगना भी पड़े तो मांगा जा सकता है। हम जितना काम करते हैं, हमारी इल्म हुनर फाउंडेशन है जी जी आपकी है। अब इसका हमारा महीने का 25 लाख खर्च है। अच्छा। और 2500 स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, और ये सारा हम लोगों से ज़कात एहतियात मांग के करते हैं। 25 लाख रुपए जी मंथली, पर मंथ है। तो ये कैसे हो जाता है? ये मुखय्यर हजरात हैं तो देते हैं। सही। और मैं तो वो हमारी तो NGO है कि जो हम बड़े सुकून से चला रहे हैं, कोई इसमें ज़्यादा हेक्टिक काम नहीं कर रहे, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे जी जी। तो अगर हम इसमें मेहनत करें तो ये 25 लाख नहीं, 25 करोड़ और अरब में चला जाएगा बजट, और इतना काम हो सकता है। इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, मुखय्यर हजरात बहुत हैं देने वाले, ठीक है, लेने वाले चाहिए।
अब लेने वाले के लिए क्राइटेरिया ये होता है कि लोगों को उस पर ट्रस्ट हो। बिल्कुल, फर्स्ट ये है क्राइटेरिया। ट्रस्ट होगा तो लोग देंगे और काम आगे बढ़ेगा। तो देने वाले लोग हैं, कोई मेहनत करे, उनसे ले, गरीबों पे लगाए, हुनर दे, तालीम दे, तरबियत करे और कौम को अपने पाँव पे खड़ा करे तो हो जाएगा। सर, आपने कहा कि हर गांव और मोहल्ले में पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी बनाई जाएगी जो ये सारे इंतजामात देखेगी, तो उसके लिए आपने कोई प्लान किया हुआ है कि किस तरह उनके लिए कैसे आप वो बनाएंगे सोसाइटी? मतलब लोगों के लिए क्राइटेरिया क्या होगा? पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, उसके खुद के कुछ इतना वो अपने पाँव पे खड़ा हो, ये क्या क्राइटेरिया होगा? अच्छा, हम जैसे लोग करेंगे तो वो हैफजर्ड होगा, इंडिविजुअल होगा और गैर मुनज़्ज़म होगा। जी जी। लेकिन अगर गवर्नमेंट करेगी तो फिर ये जो आप बात कर रही हैं, हर गांव में पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी जी, तो जब गवर्नमेंट आएगी और पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी नेशनल की आएगी तो तालीम तो 100% करनी है जी, वो तो और इब्तिदा में करनी है। इसे सालों में नहीं लेके जाना, इसे चंद महीनों में करना है। अच्छा, तो उसके लिए गवर्नमेंट के ज़रिए ये सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया जाएगा, डीसी के ज़रिए उसके ज़िले में, एसी के ज़रिए उसकी तहसील में। ठीक है। हर गांव में पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी लाजमी होगी। अब भी देहातों में, मोहल्लों में पब्लिक की वेलफेयर के लिए सोसाइटियाँ मुख्तलिफ नामों से बनी हुई हैं। अच्छा, उस सोसाइटी का काम क्या होगा बेसिकली? उस सोसाइटी का काम ये होगा कि जो साहिब हैसियत लोग हैं उनसे थोड़ा सा चंदा इकट्ठा करें, फंड्स लें। ठीक है। और कुर्बानी की खालों का वक्त है वो इकट्ठी करें। ठीक है। तो उसके बाद वो मसाजिद में तालीम का इंतज़ाम करें। मसाजिद हमारी खाली पड़ी हैं और हर गांव और मोहल्ले की सबसे बेहतरीन इमारत मस्जिद ही होती है हमारे बेशक जी, और बहुत जगह है उसमें खुली, बहुत सारे इंतज़ामात हैं। अब वहाँ पे सुबह 4 घंटे की क्लासेस हों बच्चियों की। ठीक है। और 8 से 12 और फिर 1 से 5-6 बजे तक बच्चों की। तो नमाज भी बच्चे पढ़ेंगे जमात के साथ, अल्लाह के घर आबाद होंगे, हर तरह से तालीम भी हो रही है, तरबियत भी हो रही है। बिल्कुल। अब उसमें जो अखराजात हैं क्या है, किताबें और सरकारी सिलेबस लें तो बहुत सस्ती हैं जी, सरकारी सिलेबस की बुक्स। देहातों में, महल्लों में, प्राइवेट स्कूलों में तनख्वाहें बहुत कम होती हैं, अगरचे अच्छी बात नहीं है, लेकिन बेरोज़गारों के लिए तो वो भी एक सहारा है। जी बिल्कुल। तो जब आपने मसाजिद में सिलसिला शुरू कर दिया तालीम का, ठीक है, अब टीचर चाहिए, तो बच्चे बच्चियां जो पढ़ लिख के फारिग फिर रहे हैं उनको कम से कम वक्ती तौर पे तो रोज़गार मिलेगी, तजर्बा भी मिलेगा और आपका काम आसानी से हो जाएगा। थोड़े अखराजात में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुनियादी तालीम दे पाएंगे। बिल्कुल। अब इसमें हुकूमत के अहकामात के ज़रिए हर गांव का नंबरदार, हर मोहल्ले का काउंसलर, वो अपने ज़ेर इंतज़ाम, अंडर सुपरविजन एक पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी बनाएगा और ये काम उसे पहले हफ्ते 10 दिन में करके हुकूमत को रिपोर्ट देनी होगी कि जी बन गई। ये तो 2 दिन का काम है, कुछ भी नहीं है। सही। वो एक मीटिंग बुलाएगा, उसमें से ओहदेदारान बनाएंगे और उनके जिम्मे काम होगा। वो नौजवान जो इसमें आएंगे ये वॉलंटियर्स होंगे, ये तनख्वाहें इनकी नहीं होंगी। और वो बड़े जज्बे से काम करेंगे। जहाँ भी बनी हैं सोसाइटियाँ बड़े जज्बे से नौजवान काम करते हैं जी, और बहुत फंड्स इकट्ठे कर लेते हैं। यंग जनरेशन ही है ना जो इसमें मतलब जज्बे से काम भी करते हैं, सारे करते हैं। एक तहरीक की ज़रूरत है, ठीक है, एक मिशन की ज़रूरत है जी। अब जब वो फंड्स इकट्ठे कर लेंगे, तनख्वाहों का खर्चा वो ले लेंगे, तालीम जारी हो जाएगी, इब्तदाई तालीम होगी मसाजिद में या मदारिस कह लें, चलो ठीक है जी। उसके बाद जब अगली स्टेज आएगी, कहाँ जहाँ स्कूल हैं वहाँ पे स्कूल सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं। प्राइवेट में एक सिस्टम पहले चल रहा है गवर्नमेंट का कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए हमने देखा पंजाब में, अच्छा, कि वो प्राइवेट स्कूलों को स्पॉन्सर करते हैं जी। बच्चों से फ़ीस नहीं लेनी, फ़ी बच्चा वो 400, 500 या 600 जो भी क्लासेस के हिसाब से वो पे करते हैं जी जी। तो इसमें गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। अच्छा, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा? स्कूल चलाने में जिसमें 1000 बच्चा पढ़ता हो, ठीक है, अगर गवर्नमेंट अपना स्कूल चलाती है जिसमें 1000 बच्चा पढ़े और एक प्राइवेट स्कूल जिसमें 1000 बच्चा पढ़ा और ये स्पॉन्सर करते हैं, अखराजात में बहुत डिफरेंस है। अच्छा जी। तो वो इस तरह से आपने कुछ वो स्पॉन्सर करके प्राइवेट इदारे भी, तो तालीम को आपने आगे लेके जाना है, ठीक है। फिर जो जो आपकी इकॉनमी बेहतर होती जाएगी, आप परमानेंट स्कूल बना देंगे, सरकारी स्कूल बना लेंगे, कॉलेजेस बना लेंगे। इब्तदाई तालीम मसाजिद में, ठीक है। उसके बाद आप कुछ प्राइवेट का सहारा लें, कुछ अपना सिस्टम है, और उसके बाद आगे आप मस्जिद भी बनाएंगे। सही है। तो यूँ 100% तालीम करनी है, ठीक है। अब मैट्रिक तक तो बेसिक एजुकेशन ये तो सबकी होगी, ठीक है। इस दौरान
बच्चों को मुख्तलिफ शोबाजात का विज़िट करवाया जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ का, फैक्ट्रीज़ का, वर्कशॉपों का, हॉस्पिटल्स का, IT का, ये तरह, ताकि उनको फील्ड्स का कुछ आइडिया हो जाए कि हमने नेक्स्ट कहाँ पे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो मैट्रिक तक तो सबकी तालीम इक्वली तकरीबन होती है, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है साइंस और बायो, जी बायो और IT में डिफरेंस, तो वो उससे पहले ही देख लेंगे कि हमारी इंटरेस्ट किस में है। तो बच्चे अपनी चाहत के मुताबिक वो अपना फील्ड आगे ले लेंगे। ठीक है, वो आगे मैट्रिक के बाद जो बच्चे आगे पढ़ने वाले हैं वो आगे पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ना चाहते होंगे या कोई ऐसी मजबूरी है, तो हमें टेक्नीशियन भी चाहिए, हमें हुनरमंद लोग चाहिए। बिल्कुल। तो कोई इलेक्ट्रीशियन बने, कोई वर्कशॉप का काम करे, मशीनिस्ट बने, तो इस तरह से मुख्तलिफ शोबाजात, तो टेक्निकल एजुकेशन होगी उनकी। तो इस तरह से हम तालीम और हुनर दे के अतियात के ज़रिए, इसमें गवर्नमेंट का कुछ खर्च नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ऑर्डर दिया है कि ये आप कर सकते हैं, करना है, कर सकते नहीं, करना है, ओके, हर सूरत करना है, ठीक है, वो करेंगे। और जब ये काम हो जाएगा, तालीम आपकी 100% हो जाएगी, हर बच्चा बच्ची तालीम के दायरे में चला जाएगा, तो आगे 10 साल के बाद आपको एक ऐसी कौम मिलेगी कि जो नाकाबिल तस्खीर होगी, दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती, इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। सर, आपने एक पॉइंट इसमें डिस्कस किया है कि टीचर्स के लिए टीचिंग लाइसेंस लाजमी होगा, तो वो टीचिंग लाइसेंस उनको गवर्नमेंट फ्राहम करेगी या जो वेलफेयर जिसमें वो होंगे वो फ्राहम करेगी, इसका क्या प्रोसीजर होगा? गवर्नमेंट के ही इदारे बनेंगे, ठीक है, जो लाइसेंसिंग के लिए टेस्ट लेंगे। अच्छा, कि आया ये अहल भी हैं टीचर बनने के या नहीं, ठीक है। तो अब उसमें कोई भी अपीयर हो टेस्ट में, ठीक है, टेस्ट दे, अगर वो टीम समझती है कि ये पढ़ा सकता है, नॉलेज की कमी पूरी हो सकती है, लेकिन वो टारगेट दे दिए जाते हैं, लेकिन मेथड्स आते हों। अगर वो टीम समझती है कि इसको मेथड्स आते हैं और ये पढ़ा सकता है, इसमें कि ये कवर कर ले, किस क्लास तक कवर कर सकता है, नॉलेज भी देख लेंगे, टेक्निक्स भी देख लेंगे, ठीक है, उसको लाइसेंस दे देंगे कि ये फलां क्लास तक पढ़ा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक बच्चा अपीयर हुआ है और वो फेल हो गया है जी, तो जाए महीने बाद फिर जब मर्जी तैयारी करके फिर वो जब चाहे आ जाए, कोई फीस दे सकता है, कोई फीस नहीं होगी टेस्ट देने की, आए टेस्ट दे, जब पास हो जाए तो उसके पास लाइसेंस आ गया, अब वो जिस इदारे में जाएगा, चाहे गवर्नमेंट का हो प्राइवेट हो, तो वो एलिजिबल होगा, ठीक है। तो उसे इदारे अगर प्राइवेट भी हैं तो वो रखेंगे तो ज़रा सैलरी मुनासिब देंगे, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ा सकता है। जी जी, हमने बहुत सारे ऐसे उस्ताद देखे हैं कि जिनको पढ़ाना नहीं आता। एग्जैक्टली, मैं यही पॉइंट डिस्कस करने वाली थी कि बहुत से ऐसे टीचर्स हैं सर जिनको पढ़ाना नहीं आता बट वो टीचर हैं, इवन गवर्नमेंट टीचर्स हैं, प्रोफेसर, प्रिंसिपल बन के रिटायर होते हैं, सारी जिंदगी कौम का खजाना तनख्वाहों में जाता है और किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आता। ऐसे ही है सर, तो उनका सर फिर उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये क्यों चल रहा है? जो उस फील्ड में नहीं जा सकते, लाइसेंस नहीं ले पाते, तो और फील्ड बहुत है जिंदगी के, कुछ भी करें। आजकल तो एक कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज हो, एक कोने में बैठ के एक मेज कुर्सी पे इंसान लाखों रुपया घर में बैठ के कमा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौम को तबाह करने से बचाया जाए, एजुकेशन वो दे जिसे एजुकेशन देनी आती हो, कंप्यूटर पे वो बैठे जिसे कंप्यूटर चलाना आता हो, हर काम वो करे जिसको वो काम करना आता हो। तो इसलिए टीचिंग लाइसेंस मस्ट है, ताकि बच्चों को पता तो चले टीचर ने क्या पढ़ाया। तो ये अच्छा, अब ये क्या तैयारी कहाँ से करेंगे वो कि जिसके लिए वो टीचिंग लाइसेंस ले सकें। तो आजकल तो हर चीज़, हर इदारा, हर उस्ताद आपकी मुट्ठी में है, आपके पास ये मोबाइल जो मौजूद है इसमें सब कुछ है। ये टीचर है बजाते खुद बहुत बड़ा। अब एक बच्चा फेल हो गया, घर जाए अपना अलग कमरे में उस पर लगाए, वीडियो देखे और शीशे के सामने खड़ा हो जाए, प्रैक्टिस करे। तो मिरर सब कुछ बताता है, आईना आपका आईना है, सब दिखा देता है कि तू पास है या फेल है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आईना दिखा देता है कि तेरा चेहरा कैसा है जी। तो फिर आईना बताएगा कि तुम पढ़ा सकते हो कि नहीं पढ़ा सकते। वो खुद फैसला कर लेगा। जब जिस दिन वो फैसले कर लेगा कि अब मैं पढ़ा सकता हूँ, तो वो जाएगा तो फेल नहीं होगा। तो वो अपनी रिहर्सल खुद करेगा, बेस्ट टीचर लिखे या हाउ टू टीच लिखे, वो इस पे मोबाइल पे वो वीडियोस देखे, 10-20 वीडियोस देखे, उनके मुताबिक प्रैक्टिस करे, वो विद इन डेज वो एक टीचर बन जाएगा। और वो जाएगा तो टेस्ट देगा, पास होगा और इंशाल्लाह वो उसको मुलाजमत भी मिलेगी। तो ये टीचिंग लाइसेंस इस तरह से होंगे, इदारे गवर्नमेंट के होंगे, ठीक है। बॉडी बनेगी जो टेस्ट लेगी, एक आदमी नहीं कई होंगे जो मार्क्स देंगे, पास करेंगे, लेकिन फ़ीस कोई नहीं होगी,
और मुद्दत कोई नहीं होगी, वो तैयारी करे, जाए, टेस्ट दे, फेल हो गया, फिर चंद दिन के बाद जाए, टेस्ट दे, वो जब पास हो जाए तो लाइसेंस ले ले। ठीक है सर, ये बहुत अच्छा एक तरीका आपने जो है वो इसमें डिस्कस किया है, टीचिंग लाइसेंस वाला। हाँ, कोई इदारे बनाने की जरूरत नहीं, जो पहले बने हुए हैं ना ट्रेनिंग सेंटर्स, जी जी, टीचर्स के ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं, वही काफ़ी हैं। ठीक है, तो उनको रिफाइन करने के लिए, लेकिन बेसिक में आदमी मोबाइल से काम ले सकता है। सर आपने कहा कि एंट्री टेस्ट की बजाय इम्तिहानी निज़ाम दुरुस्त किया जाएगा, सर इससे क्या मुराद है? देखिए, एफएससी का इम्तिहान होता है जी, उसमें हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे फिर एंट्री टेस्ट देते हैं जी, उसके बाद फिर फैसला होता है जी। वो जो मेथड है एंट्री टेस्ट का, एनटीएस का, वही मेथड एफएससी के इम्तिहान में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर दिया जाता? एग्जैक्टली कि आप एफएससी का इम्तिहान ही ऐसे लें, इतना मतलब उसको इतना टफ कर दें। उसमें कोई वाइवा शाइवा तो कुछ है नहीं जी, ये टफ नहीं होता, ये सिर्फ मेथड का डिफरेंस होता है। अच्छा, तो आप एफएससी का इम्तिहान जब लें तो उसमें कुछ तो सब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स हों, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स हों। जो तरीका आपने उसमें एंट्री टेस्ट में अपनाया है वो 50%, बाद में भी तो 50% ही देते हैं ना मार्क्स उसके, या जो परसेंटेज है, तो आप उसको उसी में डाल दें, ठीक है, उसी इम्तिहान में डाल दें और एक ही दफ़ा टेस्ट हो जाए, इम्तिहान हो जाए, एफएससी का जो रिज़ल्ट है उस पर आप एडमिशन्स कर दें। बजाय ये कि बच्चे एफएससी का इम्तिहान देने के बाद फिर भागते हैं एकेडमियों के पीछे जी, और वो एकेडमियों का कारोबार इतना वसी हो गया है कि अब एक माफिया बन गया है। ऐसे ही है सर। और लोगों की मुश्किलात देखें, एक बच्ची एक देहात की अपने करीबी शहर में एफएससी कर ली, मार्क्स भी उसके हाई हैं, और अब वो लाहौर शहर में आके उसने किप्स एकेडमी में आके वो करना है, एनटीएस की तैयारी करनी है। अब उसकी फीस, उसके फिर अखराजात, बाकी सारे एक्सपेंस, और उसके बाद उस बच्ची की रिहाइश का इंतज़ाम, और वो वालिदैन जो देहातों के रहने वाले हैं वो तो अलाउ भी नहीं करते और फिर परेशान इतने रहते हैं कि बच्ची शहर में गई है क्या होगा। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जो फेस करने पड़ते हैं। तो इन मसाइल से बचने के लिए एक ही दफ़ा एफएससी का इम्तिहान हो, उसका मेथड आप ऐसा बनाएं जिसमें करप्शन दोबारा से, बिल्कुल एग्जैक्टली, दोबारा से टेस्ट लेने की जरूरत ही ना पड़े, जरूरत ना पड़े, उस पर मेरिट बने, और जिन जिन बच्चों के जो फील्ड है उसमें वो टॉप के बच्चे ले लिए जाए। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा एक आपने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया। मेथड्स को जरा सादा किया जाए। आपने कहा कि तमाम इदारे डबल और ट्रिपल शिफ्टिंग करेंगे जी, तो सर इसमें डबल ट्रिपल शिफ्टिंग में क्या होगा? मतलब अगेन से वही चीजें दोबारा बच्चों को बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, क्या होगा इसमें? देखें, अब तो बहुत दौर आगे चला गया, मैं आपको 71 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। विहाड़ी शहर में उस वक़्त मैं, बल्कि 71 से भी पहले की, 2-3 साल पहले की बात है। अच्छा। मैं हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल था, तो मैं विहाड़ी शहर में गया रहने लगा, तो मेरा कज़न पढ़ता था, नाइट क्लासेस होती थी उस वक़्त। नाइट क्लासेस? इतनी पुरानी बात आप कर रहे हैं सर। करने के लिए वो प्राइवेट में कॉलेज में पढ़ते थे, नाइट क्लासेस होती थी। अच्छा, 1971 से भी पहले की बात कर रहे हैं? हाँ जी, ये 67-8 की बात होगी। तब भी नाइट क्लासेस होती थी, जो अब भी होती हैं। अब तो जहाँ होती होंगी पता नहीं, क्यों नहीं हमारे सरकारी इदारे करते डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट? क्यों प्राइवेट में लोगों को जाना पड़ता है? क्यों लोगों को मुलाजमत नहीं देती गवर्नमेंट? टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए जी। एक बिल्डिंग, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज कितने पैसे से बनता है? 6 घंटे इस्तेमाल होता है, 18 घंटे फारिग पड़ा है। जुल्म है कौम के लिए। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है जुल्म हो रहा है ये। ठीक है। हॉस्पिटल्स हैं बने हुए हैं, 6 घंटे आउटडोर खुला है जी, और उसके बाद वो 18 घंटे बंद पड़े हैं, और लोग बेचारे मजबूर होकर प्राइवेट में जाते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो कारोबार है, वो तो वहाँ पे डॉक्टरी तो होती है जो होती है, लेकिन बिजनेस बहुत बड़ा होता है वहाँ। ठीक है। आप कभी एक सर्वे करके देखें कि जितनी औरतें डिलीवरी के लिए जाती हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में, कितने % औरतों का ऑपरेशन होता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो जाती हैं कितने % का होता है? 99% बल्कि ऑपरेट का वो देते हैं। उधर 90% ऑपरेट होती हैं, उधर 90% नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, ये बिजनेस है। तो इसी तरह से तालीम में भी बिजनेस आ गया कि हमारे तालीमी इदारे 6 घंटे खुले हैं सरकारी, और उसके बाद 18 घंटे बंद हैं। भाई उनको सुबह की शिफ्ट, शाम की शिफ्ट, रात की नाइट शिफ्ट, मतलब 3 शिफ्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। करें, सुबह छोटे बच्चे सुबह पढ़ें, बच्चियाँ सुबह पढ़ें, और नाइट क्लासेस बड़े बच्चों के लिए हो, कोई मसला नहीं, वो जा सकते हैं, रात के 12 बजे तक भी खुले रहें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है।
तो इस तरह से आप मैनेज करें कि इन्हीं बिल्डिंग्स में, और बिल्डिंगें बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं बिल्डिंग्स में इन्हीं को यूटिलाइज करें, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट करके पूरी कौम को अकोमोडेट करें, बिल्कुल तालीम के दायरे में लाएं और तालीम को इतना सस्ता करें कि हर एक के लिए पॉसिबल हो। बल्कि गवर्नमेंट तो फ्री पढ़ाएगी, इसका फ़र्ज़ है, हर शहरी को तालीम देना हुकूमत के ज़िम्मे है, इलाज देना हुकूमत के ज़िम्मे है, फ्री। जी नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। डॉक्टर साहब से तालीम के बारे में बातें जारी रहेंगी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।